कि साल 2004 के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल हादसा है। लेकिन योगी बाबा बसों को सड़कों पर दौड़ाने में लगे हुए हैं। अब देखना ये भी होगा कि ये बसें हाईवे के जरिए 2024 के चुनाव में राजधानी की कुर्सी तक पहुंच पाती हैं या नहीं। प्रधानमंत्री भी सरयू में डुबकी लगा सकते हैं। भारत को एकता में विविधता के साथ साथ अगर हादसों का गढ़ कहकर पुकारा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं संजय मग्गू। प्राइम टाइम में दिन भर की बड़ी खबरों की बात की जाती है और दुर्भाग्य से अपने लिए इससे बड़ी बात या खबर क्या होगी कि अपना देश रेल हादसों से इतना आधुनिक होने के बावजूद भी जाने क्यों कुछ भी नहीं सीख पाया है। साल 2024 के खत्म होने तक भारत में स्वदेशी तकनीक पर आधुनिकता के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 200 शहरों को कवर करेगी। यह ट्रेन देश के हर राज्य से होकर गुजरेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यही कहा था ना कि जून के महीने में ये होगा, लेकिन जो वंदे भारत ट्रेन दौड़ने वाली थी उसे रोकना पड़ा। ये जून का वही महीना है जब देश में वंदे भारत एक्सप्रेस की छुक छुक तो सुनाई नहीं दी, लेकिन चीख पुकार का वो क्रंदन, वो रुदन सुनाई दे रहा है। चंद मिनटों में सैकड़ों जिंदगी बिखर गई। घर से निकले तो थे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन बीच सफ़र में ज़िंदगी साथ छोड़ जाएगी, किसने सोचा होगा। उड़ीसा के बालासोर जिले में 3 ट्रेनों की टक्कर से बड़ा रेल हादसा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2004 के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल हादसा है। शुक्रवार शाम को बहनागा का बाजार स्टेशन पर पहले बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और फिर उससे टकराकर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गईं और उसके बाद एक मालगाड़ी भी उनसे टकरा गई। और इस खबर को लिखे जाने तक, यानी कि जब हम आपके समक्ष इस खबर को सुना रहे हैं, लगभग 300 मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। 300 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए हैं। रेलवे के मुताबिक शुक्रवार की शाम को लगभग 7:20 पर बहनागा का बाजार स्टेशन पर हुआ हादसा। हावड़ा जा रही थी जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस और उसके कई डिब्बे पटरी से उतर गए और दूसरी लाइन पर गिर गए और उसी वक्त चेन्नई जा रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए। इससे दूसरी ट्रेन की बोगियां भी पलट गई। हादसे के वक्त पास से गुजर रही एक मालगाड़ी भी पटरी से उतर गई और हादसे की जगह आसपास के लोग और एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां बचाव और राहत के लिए हादसे वाली जगह पहुंचने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और अन्य मंत्रियों की तरफ से, कई मुख्यमंत्रियों की तरफ से शोक प्रकट करते हुए एक दिन का राजकीय शोक और रेलवे की तरफ से वही पुराना जो रवैया होता है, पुराना ढर्रा होता है, मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक मुआवजा देने की बात कह दी गई। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए की मदद देने की बात कही गई है। अब यह मुआवजे का मरहम कितने दिन टिकेगा, यह तो वो जाने जो पीड़ित हैं और या वो जाने जो मुआवजे बांटते हैं। लेकिन ऐसे हादसे हमें सबक क्यों नहीं दे जाते, यह सोचने का विषय है। चारों तरफ लाशों का ढेर है, हर कोई अपनों को ढूंढ रहा है। तस्वीरों में देखें तो तबाही का मंजर है, आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जो यात्री बमुश्किल बचे भी हों, वो इस हादसे से कितनी दहशत में होंगे कि वो बार बार बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि मर जाएंगे। तब कपकपी छूट रही थी। शवों और घायलों के बीच फंसे हुए लोगों में चीख पुकार मची हुई थी। मौत को इतना करीब से देखकर यात्री सहम गए होंगे, ये तो निश्चित है। आपको याद होगा वर्ष 1956 महबूबनगर रेल हादसा, 112 लोगों की मौत हुई और उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और शास्त्री जी ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस हादसे के महज 3 महीने बाद अरियरल रेल दुर्घटना हो गई और उसमें 114 लोगों की जान चली गई। शास्त्री जी भावुक हो गए और शास्त्री जी ने एक बार फिर इस्तीफ़ा दिया और इस बार शास्त्री जी अड़ गए कि इस्तीफ़ा मंजूर करें। इस्तीफ़ा स्वीकार हो गया
संसद में कहा गया था कि इस्तीफा स्वीकार इसलिए किया जा रहा है कि यह मामला एक नज़ीर बने, क्योंकि इस रेल हादसे के लिए किसी भी तौर पर शास्त्री जिम्मेदार नहीं थे। लेकिन ये नज़ीर किसी भी सरकार के लिए सबक नहीं बनी। जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और ऐसे में जब हम विकसित देश की श्रेणी से कुछ कदम ही दूर हों, ऐसे भयानक रेल हादसों से विभत्स तस्वीरें सामने आती हैं, तो शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठना तो लाजिम है। और जब इस तरह का कोई बड़ा ट्रेन हादसा होता है तो इसके पीछे दो वजह होती हैं। एक तो मानवीय भूल यानी कि इंसानी गलती, और दूसरा तकनीकी खराबी। अभी तक इस हादसे के पीछे तकनीकी खराबी को वजह माना जा रहा है। सिग्नल की खराबी के कारण दो ट्रेन एक ही पटरी पर आ गई और उनमें टक्कर हो गई। यहाँ काबिले गौर बात यह है कि ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर चलाते हैं। पटरियों पर कोई दूसरी ट्रेन या ट्रैफिक नहीं होता तो कंट्रोल रूम से ड्राइवर को निर्देश दिया जाता है, क्योंकि हर रेलवे कंट्रोल रूम में एक डिस्प्ले प्लेट लगी होती है और उस डिस्प्ले प्लेट पर सारी सूचनाएं आती हैं। हरे और लाल रंग की लाइट से पटरी पर ट्रेन है या कौन सी पटरी खाली है यह दिखाया जाता है। पटरी पर ट्रेन होगी तो लाल रंग दिखाएगा और रेलवे ट्रैक खाली होगा तो फिर हरी लाइट जलेगी, और इसी को देखकर कंट्रोल रूम से लोको पायलट को निर्देश दिए जाते हैं। इस हादसे से तो यही समझा जा सकता है कि डिस्प्ले प्लेट ही खराब हो गई होंगी। शायद अब ये तो जांच का विषय है, और जब हादसा हुआ है तो सवाल भी उठ रहे होंगे, विपक्ष के लोग भी उठा रहे होंगे और आम लोग भी उठा रहे होंगे, क्योंकि कुछ समय पहले रेलवे की नई तकनीक को लेकर कवच प्रोजेक्ट का डेमो दिखाया गया था। जीरो एक्सीडेंट टारगेट हासिल करने के लिए रेलवे ने इसे लॉन्च किया था। हालांकि यह टेक्निक अभी सभी ट्रैक पर नहीं जुड़ी है। रेलवे की तरफ से यह भी जानकारी दे दी गई है कि यह कवच सिस्टम इस रूट पर नहीं लगा था। उम्मीद तो यही है कि जांच के बाद कोई ठोस नतीजे सामने आएंगे। उम्मीद ये भी है कि आने वाले समय में देश को ऐसे हादसों से ना गुजरना पड़े। अब बात यह है कि भले ही हम विकसित देश बनने जा रहे हों, भले ही हम रेल को पटरी पर ठीक से नहीं दौड़ा पा रहे हों, लेकिन योगी बाबा बसों को सड़कों पर दौड़ाने में लगे हुए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश बस सेवा की स्थापना के 50 साल पूरे हो गए हैं, और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 बसों के जरिए 75 जिलों को राजधानी दिल्ली से जोड़ रहे हैं। जिन बसों को हरी झंडी दिखाई गई है उनमें से 7 बसों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही चलाया जाएगा। बाकी की 93 बसें राजधानी दिल्ली और यूपी के 75 जिलों को एक दूसरे से जोड़ेंगी। अब देखना ये भी होगा कि ये बसें हाईवे के जरिए 2024 के चुनाव में राजधानी की कुर्सी तक पहुंच पाती हैं या नहीं। योगी बाबा की बसें सड़कों के गड्ढों से हाईवे पर गुजरती हुई दिल्ली यानी कि राजधानी में पहुंचेंगी या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए मंदिर तो तैयार हो ही चुका है। माफ़ कीजिएगा, हम कोई सियासी राग नहीं अलाप रहे, हम तो आपको बता रहे हैं कि अब बात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की होगी और अयोध्या के राम मंदिर की, जो लगभग 15 दिसंबर 2023 को लगभग 40 महीने की मशक्क़त के बाद बनकर तैयार हो जाएगा। खबरें आ रही हैं कि 2024 की मकर संक्रांति के दिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा पूरे देश में अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जाएगा, और यह उत्सव 7 दिन तक चलेगा। माघ महीना, जिसे पवित्र महीना माना जाता है, उस महीने में पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का काम होता है। अब चाहे नदी वाराणसी की गंगा हो या अयोध्या की सरयू। ऐसे में खबरें यह भी हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री भी सरयू में डुबकी लगा सकते हैं। ऋतु शीत हो तो क्या हुआ, सियासी पारा तो चढ़ा हुआ होगा। गौरतलब है कि 1988 में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद जोरों पर था, और 1990 आते आते यह विवाद एक बड़े आंदोलन के तौर पर देश के सामने आ गया था। उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी ने देश की सियासत में अपनी मजबूत पैठ बनाई थी। 1982 में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने कार सेवा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से अयोध्या पहुंचकर बैरिकेड को तोड़ते हुए बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया था। हालांकि इस विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी भी लालकृष्ण आडवाणी लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। साल 1996 में भारतीय जनता पार्टी की देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और लोकसभा की 161 सीटें भाजपा के खाते में थी। हालांकि तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि प्राण प्रतिष्ठा तो यूपी में है,
इसके साथ साथ सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी की नज़रें 8 राज्यों की 265 सीटों पर हैं। देश रोजाना का आज का ये प्राइम टाइम आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगा कि हमारा देश क्या विकसित हो रहा है, क्योंकि बात चाहे भीषण रेल हादसे की हो, जहां रेलवे सफ़र ही सुरक्षित नहीं हो, वहां बसों के सफ़र पर भी हम कब तक टिके रहेंगे, और क्या आज भी इस देश की राजनीति धर्म के नाम पर चलेगी? सोचिएगा ज़रूर। मुझे दीजिए इजाज़त और कमेंट कर बताइएगा। लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमारा उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।